साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी। बात करेंगे एमपीपीएससी 2017 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एमपीजीके 700 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ की, और इस पार्ट का ये हमारा 12वां वीडियो है जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 551 यानी कि 551 से लेकर क्वेश्चन नंबर 600। काफ़ी दिनों से आप इस सीरीज़ का इंतजार कर रहे थे, लगातार आपकी कई रिक्वेस्ट और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे थे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। देखिए अभी मात्र 10 से 12 दिन शेष रह गए हैं हमारी जो एमपीपीएससी परीक्षा है उसके अंदर, और ये 10 दिनों का आप बहुत बेहतर उपयोग करना चाहें, अपना रिवीजन करना चाहें, उसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके अंदर हम आपको 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। पहली जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट दे रहे हैं आपको, जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट मिलने से आपको पता चल पाएगा कि आपकी पॉलिटी में कमज़ोर है या ज्योग्राफी कमज़ोर है या एमपी कमज़ोर है, तो उस पर अभी आप 8-10 दिन के अंदर वर्क कर पाएंगे। दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि आपको ऑल एमपी की रैंकिंग प्राप्त हो जाएगी। आपको रैंकिंग पता चलेगी कि आपकी ऑल एमपी रैंकिंग कितनी है, तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कट ऑफ में आपका स्थान कहाँ तक हो सकता है। तो ये सारे 10 के 10 टेस्ट हमारे, अभी 8 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। 9वां और 10वां टेस्ट अगले संडे को 9वां टेस्ट आएगा, और 10वां टेस्ट जो फाइनल टेस्ट होगा वो हमारा 8 फरवरी को होगा, और 10 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन अभी जो हमने फीस इसमें थोड़ा सा, एक टेस्ट वाली जो सिंगल टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो ये 49 की जगह अब 89 में उपलब्ध है, 49 में उपलब्ध नहीं है। बाकी फुल टेस्ट सीरीज 399 में उपलब्ध है, और इसकी लिंक नीचे में दी गई है, तो वहाँ से आप नीचे देख सकते हैं। साथ में एक डेमो टेस्ट फ्री है, अगर अभी तक आपने डेमो टेस्ट नहीं दिया तो डेमो टेस्ट जरूर दिए, वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसकी भी हम नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए बात करते हैं हमारी वीडियो की। देखिए आज का पहला क्वेश्चन 501 समर्पण किसकी रचना है। तो रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनने हैं काफ़ी, और हर एक हमारे वीडियो में कम से कम 3, 4, 5 तक रचनाओं की हमने चर्चा की है। तो कुल हमारे 14 वीडियो जो होंगे उनके अंदर हम लगभग 50-60 रचनाओं की बात कर लेंगे, तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा सारी चीज़ों को याद करना। तो समर्पण जो है ये रचना है माखन लाल चतुर्वेदी जी की, और ये जो बार बार नाम आ रहे हैं यहाँ पर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी, मुल्ला रमू जी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं आप जरूर देख लें, इनके नाम नोट आप कर लें और इनको सर्च कर लें, इनकी रचनाओं को नेट वगैरह से, और एक साथ इनकी रचनाएं जरूर पढ़ लें। इनसे 1 और 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना इस बार बनती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 552, अंगूरा किसकी रचना है। तो अंगूरा जो रचना है मुल्ला रमू जी की रचना है। और एक बार मुल्ला रमू जी के बारे में मैं आपको बता दूं, मुल्ला रमू जी की जो रचना है उनके नाम बड़े शानदार टाइप के हैं। तो आप सारी जो मुल्ला रमू जी की रचनाएं देखेंगे तो बहुत अच्छे नाम हैं, और काफ़ी इजी नाम जो उनके द्वारा अपनी रचनाओं के रखे गए। तो अंगूरा रचना है मुल्ला रमू जी की। दतिया किस नदी के तट पर स्थित है। तो दतिया जो है सिंध नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा के तट पर नहीं है, तवा के तट पर नहीं है, चंबल के तट पर नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है वो सबसे साक्षर जिला है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहा जाता है। संस्कार धानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, वैसे राजधानी भोपाल है, और संस्कार धानी के नाम से, संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को। बात करें अगले क्वेश्चन की 555 क्वेश्चन नंबर, गुदना या मेहंदी है जो है किस अंचल की लोक चित्रकला। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये खूब फेमस है, तो ये जो है बुंदेलखंड में भी है, बंगेलखंड में भी है, निमाड़ में भी है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश इसके अंदर आ जाता है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ गुदना जो हाथों में, पैरों पर, चेहरे पर गुदवाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, या जिसे आधुनिक भाषा में टैटू कहा जाता है। और मेहंदी सबको पता ही है। मसाणिया या कायाखो किस अंचल से संबंधित है। तो ये मसाणिया कायोकी जो है लोकगीत हैं, ये गाए जाते हैं मृत्यु के समय, और ये जो संबंधित है निमाड़ अंचल, निमाड़ यानी खंडवा खरगोन और बड़वानी, वो जो क्षेत्र है निमाड़ी क्षेत्र, वहाँ से संबंधित है मसाणिया, और या फिर इन्हें कायखो भी कहा जाता है। भरथरी गीत कब गाए जाते हैं। तो ये समय भी पूछा जा सकता है बेसिकली कि भरथरी गाएं या भरथरी गीत जो हैं वो किस समय गाए जाते हैं। तो ये जो समय होता है वो प्रातः का समय होता है, मॉर्निंग का समय होता है जब भरथरी गीत गाए जाते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के समान है? 930। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के प्रश्नों के आपको जवाब देना, क्योंकि स्पेसिफिक जिला पूछा और 50 जिले हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जिला होगा ये। तो इसका जो सही आंसर वो है रीवा। रीवा का जो लिंगानुपात है वो है 930 और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भी इतना ही है। बात करें विदेशिया गायन की, तो विदेशिया गायन का जो समय है ये कब गाया जाता है? तो रात के समय विदेशिया गायन गाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, भरथरी गायन मॉर्निंग के समय, विदेशिया गायन रात के समय। विरहा गायन किस अंचल से संबंधित है या कौन सा क्षेत्र है जहाँ से विरहा गायन जहाँ पर होता है? तो बघेलखंड जो है वो संबंधित है विरहा गायन का क्षेत्र। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर ही लेना है। न्यूनतम लिंगानुपात, अधिकतम लिंगानुपात, संभाग, जिला। तो ये न्यूनतम अधिकतम तो सभी इनमें से 1-2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये भिंड है जहाँ पर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो बालाघाट के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले से है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जो भोपाल जिला है वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो वो है 563। तो 563 में पूछा गया है कि शिवपुरी पठार किस नदी का उद्गम स्थल है या शिवपुरी से कौन सी नदी निकलती है? तो जो शिवपुरी है वहाँ से जो नदी निकलती है तो कूनू नदी भी वहाँ से निकलती है और कुंवारी नदी भी निकलती है। तो दोनों नदियाँ हैं जो शिवपुरी पठार से निकलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन 564, शेर किस नदी की सहायक नदी है? तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शेर, शक्कर, दूधी, हथनी, ऊँटी, गंजम, इस तरह के जो नाम आए, ऊट पटांग टाइप के जो नाम दिखे वो सब के सब नर्मदा की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है और लगभग 41 सहायक नदियाँ नर्मदा के पास हैं। तो जो नाम आपको समझ में नहीं आया, जो पहले कभी नहीं सुने, तो समझ लेना है कि वो नर्मदा की है। फिर से एक बार बता दूँ, जैसे भी जानवरों के नाम आए, हिरन, शेर, शक्कर, दूधी, ऊँटनी, हथनी, तो इस टाइप के जो नाम होते हैं वो सारी की सारी सहायक नदियाँ जो हैं वो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। श्योपुर किस नदी के तट पर स्थित है? 565, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। श्योपुर जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। देखिए, आप इनको अगर आपको नहीं भी पता है तो ट्रिकी टाइप से बना सकते हैं। जैसे पार्वती की बात करें तो पार्वती राजस्थान में चली जाती है, श्योपुर तक जाती नहीं है। नर्मदा का क्षेत्र अलग है, बेतवा का क्षेत्र अलग है। यानी कि आप 3 क्वेश्चन हटा दें, आपको सही आंसर नहीं भी पता तो उस तरीके से आंसर आप इसका दे सकते हैं। त्रिधारा किसकी रचना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है त्रिधारा, और ये त्रिधारा जो रचना है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान मैडम की। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक रचना है, झांसी की रानी, बचपन, ये बहुत फेमस रचनाओं में से है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। शिफा खाना किसकी रचना है? तो शिफा खाना जो रचना है वो है मुल्ला रमूजी की। फिर एक बड़ा शानदार नाम आया मुल्ला रमूजी की रचना का, शिफा खाना। गबलन गायन शैली किस अंचल से संबंधित है? गबलन जो है किस क्षेत्र के अंदर गाया जाता है? तो निमाड़ क्षेत्र है जिससे गबलन गाया जाता है। मित्रों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है MP का, उससे 2-3 प्रश्न बनने की पूरी संभावना हर बार होती है, बनते हैं। और काफ़ी छोटा सा है, 2-3 पेज के लगभग, किसी भी बुक से आप उसे पढ़ लीजिएगा और उससे कम से कम 2 से 3 बार स्पेशल फोकस इस पे कीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर, जहाँ लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य और जनजातियाँ, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर 2-3 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आल्हा गीत कब गाए जाते हैं? आल्हा गीत का जो गायन का समय होता है वो कौन सा होता है? तो आल्हा गीत जो गाए जाते हैं वो रात के समय गाए जाते हैं और खासकर सावन के महीने में इनका गायन किया जाता है जब बारिश होती है। पेच नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पेच देखिए बेतवा की सहायक नदी नहीं है, तवा खुद एक सहायक नदी है नर्मदा की, छिप्रा खुद एक सहायक नदी है, तो ये तीनों की सहायक नदी नहीं है। पेच जो है वो पेनगंगा की सहायक नदी है। बात करते हैं 571, देवास किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो देवास जो बसा हुआ है वो काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक था गधा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक था गधा और इस टाइप की जो रचना है, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा और इस टाइप की जो फनी टाइप के नाम जो आपको मिलते हैं वो सब के सब शरद जोशी जी की रचना है, क्योंकि शरद जोशी बहुत शानदार व्यंग्यकार रहे हैं और बहुत शानदार इनकी व्यंग्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो रचना है वो है शरद जोशी जी की, एक था गधा।
जैसे उनके दिन फिरे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना, जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। फिर से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी कवियों का, लेखकों का, साहित्यकारों का नाम मैं अपने वीडियोस में और इन MCQs में लिए जा रहे हैं, इनकी रचनाओं को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर इससे बनना है, या फिर हमारे जो वीडियो हैं इन्हीं को बहुत ध्यान से आप देख लेंगे। पूरे के पूरे 14 वीडियो जो आएंगे, लगभग ये 12वां वीडियो है इस सीरीज़ का, और सारे वीडियो आप देख लेंगे तो ये भी सफिशिएंट होगा। बात करेंगे 574, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार है वो 60% है, 60% है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो ये बात हम पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो ये है बालाघाट, जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए ये बड़ा एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। अधिकतर जो आपको आंसर मिलेगा बेतवा, और बेतवा ही सही है। सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा नदी है, लेकिन पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो वो नर्मदा। ध्यान दीजिएगा, पवित्रता की, सिंपली आपसे कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की गंगा, तो नो डाउट बेतवा आंसर। लेकिन पूछा जाए पवित्रता की दृष्टि से, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर गंगा नदी को पवित्र समझा जाता है, सेम द वे मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी को पवित्र कहा जाता है। वहीं मालवा की गंगा की बात करें तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। और इसके बारे में बता दूं मैं, बेतवा को नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का जो प्रदूषण का स्तर है वो एक जैसा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। महलों की नगरी किसे कहा जाता है? महलों की नगरी कहा जाता है मांडू को। मांडू जो है धार जिले के अंदर है, बहुत ही शानदार, वहाँ पर बहुत सारे महल हैं। जहाज महल है, हिंडोला महल है, रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर का महल है, लाल महल है, इस तरह से काफ़ी शानदार पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। तो ये पूरी महलों की नगरी के नाम से, या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी मांडू को जाना जाता है। और यहाँ से रानी रूपमती की जो कहानी है, प्रेम कथा है, वो काफ़ी फेमस रही, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा। 579, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है? जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है भोपाल जो है सबसे अधिक साक्षर है। महिला साक्षरता की स्थिति की बात करें, महिला साक्षरता में भोपाल सबसे अधिक साक्षर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किस रचनाकार की है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। बात करें 581, बालाघाट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बालाघाट के संबंध में देखते हैं, धान उत्पादक शीर्ष जिला, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सर्वाधिक धान उत्पादन की जाती है। मैग्नीज का उत्पादन होता है, बिल्कुल राइट। और मलाजखंड तहसील से ताम्ररस का निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। एक और मैं चीज़ यहाँ पर आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, इस तरह के जो भी प्रश्न आए जिनमें एक आंसर उपरोक्त सभी सत्य है, या ये सभी, या सभी, इस तरह का अगर ऑप्शन है, तो उस प्रश्न के सही होने की जो उम्मीद होती है अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अधिक होती है। लगभग 27% चांसेस होता है कि ये उपरोक्त सभी आंसर सत्य होगा, सही होगा। यदि आपको नहीं पता है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है और वहाँ उपरोक्त सभी दिया है, तो आप उपरोक्त सभी को लगाएं, लेकिन हर बार नहीं। अधिकतम संभावना इसकी होती है कि ये प्रश्न सही आपका रहे। वहीं बात करें सीहोर के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, बिल्कुल रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी के अंदर है। देश का पहला आवासीय खेलकूद विद्यालय जो है वो सीहोर के अंदर स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कोलार नदी का उद्गम और कोलार जलाशय परियोजना कहाँ है? सीहोर में। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है। बात करें 583, देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है? तो जिस तरह कोई भी आप आधुनिक चीज़ों की अगर हम बात करें, या कोई पार्क की बात करें, आधुनिक चीज़ों की बात करें, तो वो चीज़ें सबसे पहले कहाँ होती है? वो होती है इंदौर में। ये मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कि इंदौर में ही होंगी, लेकिन अधिकतर इंदौर में होती हैं। इसलिए जब आपको नहीं पता हो देन आप इंदौर पर आप जा सकते हैं, तो इंदौर है सही आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ज्ञानवाणी स्टेशन प्रारंभ किया गया? तो इस तरह के जो प्रश्न आए, कुछ स्टेशन है, कोई एकेडमी है, इस तरह के जो प्रश्न आए, तो उनका जो अधिकतर का आंसर होता है वो होता है भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो भी है भोपाल। झाबुआ के संबंध में कौन सा कथन
असत्य है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ असत्य लिखा है और हमारा दिमाग जब इस तरह की चीज़ों को देखता है तो अधिकतर हम इसको इग्नोर कर देते हैं और सत्य करके हम गलत आंसर देकर आ जाते हैं। तो परीक्षा में इन तरह के प्रश्नों का ध्यान रखें। असत्य लिखा है, कई बार ये लिखा होता है कि कौन सी चीज़ नहीं है और हम उसे है समझकर और आंसर जल्दी में लगा दिया और फिर हम पछताते रह जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। तो ये असत्य पूछा गया है। अनुसूचित जाति बाहुल जिला है, बिल्कुल गलत। अनुसूचित जनजाति बाहुल जिला है, अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला नहीं है। अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला है उज्जैन। भील जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही। मेघनगर औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल सही। आदिवासी शोध संसार केंद्र है, बिल्कुल सही। तो ए इसका गलत है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई? तो पहला जो सामुदायिक रेडियो खुला था वो अलीराजपुर के अंदर प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर। बात करें 587 मध्य प्रदेश का पहला फूड इरोडिएशन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो सारे प्लांट जो हुए, सारे पार्क जो हुए, कोई भी आधुनिक टाइप की चीज़ मैंने आपको बताया, इंदौर। तो सही आंसर है इसका इंदौर। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है? अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, बनना है। तो ये बनेगा भोरी गांव, भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मुमताज महल की कब्र स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मुमताज महल को ताजमहल के अंदर, वर्तमान में जो कब्र है उसकी ताजमहल के अंदर है, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी। पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। यहाँ पर भी एक छोटा सा ताजमहल टाइप का नमूना वहाँ बना हुआ है और यहाँ से फिर उसके जो बॉडी थी उसको निकाल कर फिर आगरा में के अंदर दफनाया गया था। आगरा के जो ताजमहल है उसके अंदर दफनाया गया था। इसका सही आंसर है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश को किस सिटी को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश की जो देवास सिटी है उसको साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये थोड़ा सा अचंभा सा नाम होगा, आपको उम्मीद लगी होगी या तो इंदौर होगा या भोपाल। तो इंदौर भोपाल दोनों नहीं है, ये देवास है। बात करें मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो पर्यावरण न्यायालय है वो भोपाल के अंदर है। और मध्य प्रदेश में सुशासन नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो नए नए टाइप के जो स्कूल खुल रहे हैं, हिंदी में भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, हिंदी विश्वविद्यालय खोल दिया, तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? अपने भोपाल के अंदर है। हाल ही में कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया है, कहाँ ओपन किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सही आंसर है ये पवारखेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर है पवारखेड़ा में, और यहीं पर खोला गया है कृषि विश्वविद्यालय। इससे पहले गंजवासुधा में संभवतः 2008 में इसकी ओपनिंग हुई थी, गंजवासुधा में। उसके बाद लेटेस्ट जो खोला गया है, पहला सत्र यहाँ चल रहा है पवारखेड़ा के अंदर। मुगल कालीन विरासत जो है खूनी भंडारा, ध्यान दीजिएगा, खूनी भंडारा एक बिल्डिंग, एक भवन है जहाँ पर कि काफ़ी पानी की जो पानी वितरण जो होता था या उसकी बड़ी शानदार टाइप की व्यवस्था, एक मैकेनिज्म वहाँ पर बना हुआ है खूनी भंडारा में। तो ये जो है कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर के अंदर है। तो बुरहानपुर काफ़ी ओल्ड सिटी है, फेमस सिटी है नई नई चीज़ों के बारे में। बात करेंगे 595 मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुना के अंदर स्थापित किया गया है। भरूच का स्तूप कहाँ है? भरूच का स्तूप बहुत फेमस स्तूप है और सांची के अंदर एक तो स्तूप है, और ये भरूच का स्तूप सांची के अंदर नहीं है। सांची के अंदर एक स्तूप है, वो सबसे बड़ा स्तूप है, और ये भरूच का जो स्तूप है वो सतना में है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ट्रिकी क्वेश्चन है, मैप देखना पड़ेगा। मैप में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली। देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया है? तो माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर, ताकि हम जो अर्थक्वेक भूकंप आता है उसको जांच सकें, तो वो लगाया गया है खंडवा के अंदर। आखिरी दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आखिरी दो क्वेश्चन है 599 मध्य प्रदेश का एकमात्र दूरसंचार संग्रहालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र दूरसंचार संग्रहालय जो है वो भोपाल के अंदर है। और बेजू बावरा की समाधि कहाँ है? बेजू बावरा फेमस प्रेमी, उनकी जो समाधि है वो चंदेरी के अंदर है, चंदेरी अशोकनगर। और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है, और यहाँ पर है बेजू बावरा की समाधि। तो आज की जो हमारे वीडियो था ये यहीं समाप्त हो जाए। 600 मोस्ट टाइम पे MCQs हो गए हैं। बहुत जल्द इसी वीक में 700 यानी कि 100 क्वेश्चंस और हम लेके आएंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें करंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको करंट से भी जानकारी मिल सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कैसा लग रहा है ये सीरीज़। आप इसी सीरीज़ के और वीडियो यहाँ देखें, तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इतने ही शानदार वीडियोस। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हमारी यहीं समाप्त।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।